ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी। और बाजार में हम कल की मुनाफा वसूली के बाद आज फिर से तेजी की चाल देख रहे हैं। हालांकि दो इंडेक्स निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों थोड़े से विपरीत दिशा में आपको दिखाई देंगे। निफ्टी में करीब 70 अंकों के आसपास की 80 अंकों के आसपास की तेजी है, लेकिन निफ्टी बैंक नरम है, ज्यादा कोई गिरावट नहीं है, सपाट कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक के जो 12 शेयर हैं, 12 में से हम देख रहे हैं कि 6 शेयर मजबूत हैं, 6 शेयर कमजोर हैं। बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक ये कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जो कि बड़ा वेटेज रखते हैं वो सपाट है। एसबीआई है नए हाइस पर, 935 रुपए का भाव है। लेकिन बाजार के लिए हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट लगातार बेहतर हो रहे हैं। अर्निंग के फ्रंट पर अच्छी खबरें आई हैं। माना यह जा रहा है कि एक बेहतर ट्रेड डील भारत अमेरिका के बीच में हो सकती है। और कल मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप की और शी जिनपिंग की कोरिया में, वहां से भी कुछ अच्छी खबरें आने की उम्मीद है। तो जो सेंटिमेंट्स हैं ग्लोबल वो निश्चित तौर पर बेहतर हो रहे हैं। तो बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या आप अगर तेजी में हैं, तेजी में आप बने रहें? क्या अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं तो आपको अपनी एसआईपी की रकम बढ़ा देनी चाहिए? कौन से सेगमेंट्स अच्छे लग रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर जरा चर्चा करते हैं। और आज हमारे साथ मार्केट के महारथी में बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट के सीआईओ एंड पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। राकेश जी, बाजार को लेकर सर कितने बुलिश हुए हैं आप? और हमारी जो पिछली बातचीत हुई है और अब हम जब मिल रहे हैं, आप क्या चेंजेस देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट में? जो नए निवेशक हैं क्या अब बिल्कुल बाजार में पूरे जोश के साथ एंट्री कर लें या फिर थोड़ा ठहर जाएं, ट्रेड डील का वेट कर लें? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। बिल्कुल सही बोला आपने। अभी सेंटीमेंट काफी सुधर गए हैं। उसके मेन रीजंस दो तीन है। आई थिंक जो जीएसटी का एक बड़ा रेट रैशनलाइजेशन का जो बेनिफिट है उसका इम्पैक्ट हम डिमांड में देख रहे हैं। ऑलरेडी फेस्टिव डिमांड जो चैनल चेक बताते हैं उसके हिसाब से बहुत स्ट्रांग रही है। और उसकी वजह से जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से यूटिलाइजेशन अक्रॉस द इंडस्ट्री भी बढ़ रहा है, तो उससे प्राइवेट केपेक्स पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ इट अगर आप देखेंगे तो जितना हम ये डिमांड का इम्पैक्ट देखते हैं उतना ही क्रेडिट ग्रोथ में भी इम्पैक्ट हमको दिखेगा आने वाले समय में। तो उसको देखते हुए लैंडिंग बिजनेसेस जो है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखेगी। और जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ समय से जो बैंक्स है या एनबीएफसीज है उनके अंदर यील्ड्स में प्रेशर था, बिकॉज रेट जो कम किए थे उसका इम्पैक्ट पास थ्रू हो रहा था। जबकि कॉस्ट ऑफ फंड में उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आता है। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक वो नॉर्मलाइजेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मे बी थर्ड क्वार्टर में थोड़ा सा कुछ इम्पैक्ट बचा होगा। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी रेट कट मेरे ख्याल से निम्स यहाँ से और इम्प्रूव होने चाहिए। तो उस सब को देखते हुए अगर आप अर्निंग्स की बात करेंगे तो लास्ट 5-6 क्वार्टर से ओवरऑल अर्निंग्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। बट एज यू मूव इनटू कैलेंडर ईयर 26 मेरे ख्याल से अर्निंग विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। वी विल बी बैक टू नॉर्मलाइज अर्निंग ऑफ 12 to 14% एट द मार्केट लेवल। तो उसको देखते हुए मार्केट जिस हिसाब से कंसोलिडेट हुआ है, अभी आज की तारीख में वैल्यूएशंस उतने एक्सपेंसिव नहीं बचे हैं। तो यहाँ से एक नॉर्मलाइज रिटर्न बनने का बहुत बड़ा स्कोप बचा है। बिल्कुल। राकेश सर, गुड मॉर्निंग। तृप्ति उपाध्याय दिस साइड। जैसे कि हमने अभी बात की, मार्केट का सेंटिमेंट सुधरा है और आपने अर्निंग्स पर भी बात की, लेकिन इस फेज में मार्केट में क्वालिटी और ग्रोथ दोनों में बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क में अगर देखें तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ या फिर मैनेजमेंट क्वालिटी एंड गवर्नेंस? निवेशक कहाँ पर ज़्यादा फोकस करें? जी, थोड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑफ बिजनेस जो है इस पे हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे जो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस पे थोड़ा सा कंसर्न है, तो उसमें हमको सिर्फ एक ट्रेड का मौका मिलेगा। बट अगर आपको लंबे टाइम के लिए किसी स्टॉक में निवेशित रहना है तो आपको क्वालिटी ऑफ बिजनेस और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले देखना पड़ेगा। बट उसके बियॉन्ड मेरे ख्याल से सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है अर्निंग ग्रोथ और अर्निंग विजिबिलिटी। मेरे ख्याल से वहां पर अगर आप कभी भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो जो मल्टी बैगर्स है वो अर्निंग ग्रोथ और उसकी वजह से जो री रेटिंग होता है उससे बनता है। तो मेरे ख्याल से
फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल से इन दोनों में से किसी एक को चुनना थोड़ा मुश्किल है। जी। राकेश जी, एक और चीज़ है, सेबी का जो प्रपोज जो रेगुलेशन है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, अभी तो कंसल्टेशन पेपर है, देखते हैं कि इंडस्ट्री कितनी एग्री होती है, आगे क्या होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि सेबी काफ़ी गंभीर दिख रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर जो एग्जिट लोड्स वगैरह हैं जो अभी इनडायरेक्टली जो पड़ रहे हैं उसको थोड़ा कम किया जाए। आप ज़रा बताएंगे कि कितना असर आप इसका देख रहे हैं एमएफ इंडस्ट्री में, एमएफ वाले कंपनीज पर, और क्या ये इन्वेस्टमेंट को और बूस्ट कर पाएगा या फिर एक छोटा सा रेगुलेशन चेंज हो रहा है, ज़्यादा इसका कोई असर होगा नहीं? तो अभिषेक जी, अगर आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ सिमिलर प्रपोजल करीब 2-2.5 साल पहले भी सेबी कंटेम्पलेट कर रहा था, बट वो फिर अबेंस में चला गया। तो कल जो ये आया है कंसल्टेशन पेपर, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। जो इसके 3-4 जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उसमें सबसे बड़ा जो है वो है जो एग्जिट लोड पे 5 बेसिस पॉइंट मिलता था, या जो उन्होंने ब्रोकेज के लिए 12 से 2 बेसिस का जो रिकमेंडेशन किया है, और जो स्टैच्यूटरी ड्यूटीज या टैक्सेस वगैरह जो थे एक्स ऑफ जीएसटी, जो कि पहले टीआर का पार्ट थे, उनको अब उन्होंने अलग कर दिया है। तो ये सब का जो इम्पैक्ट है, इसका जो बड़ा बेनिफिट है वो एक्चुअली इन्वेस्टर को मिलेगा, बिकॉज ये सारी वजह से जो इफेक्टिव कॉस्ट है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर म्यूचुअल फंड इन जनरल, वो करीब 10 से 15 बेसिस पॉइंट इसका डिफरेंस आएगा। तो ये इफेक्टिवली इन्वेस्टर को हायर रिटर्न के रूप में दिखेगा। मेरे ख्याल से अगर नेट नेट देखेंगे तो 10 से 12 बेसिस पॉइंट का टोटल एक इंडस्ट्री वाइड इम्पैक्ट है। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन म्यूचुअल फंड, डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंटरमीडियरीज, उनमें कैसे पास ऑन होगा, वो देखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे ख्याल से अकेला म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसको बियर नहीं कर पाएगा। उनके जो टोटल नेट रिटेंशन है उसमें ये 10-12 बेसिस बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो नॉर्मली 50-55% ऑफ टीआर नॉर्मली लेके जाते हैं। तो अगर इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रोपोर्शन में रहेगा तो ये थोड़ा इम्पैक्ट है अक्रॉस द बोर्ड, नॉट जस्ट फॉर म्यूचुअल फंड ब्रोकरेजेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सेट्रा। बट नेट नेट ये काफी पॉजिटिव है इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज फॉर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। बढ़ेगी। और सेबी ने अपने फाइंडिंग में ये भी पाया है कि उन्होंने तो परमिशन दी थी कि आप 5 बेसिस पॉइंट का एडिशनल चार्ज आप वसूल सकते हैं, लेकिन उनकी जो फाइंडिंग है उसमें ये पाया गया है कि उसके बाद भी करीब 15-18% के आसपास ये वसूल रहे थे। तो ये तो होना ही था लेटर और सूनर, और ये कहा भी गया था पहले कि ये ट्रांजिटरी होगा, ये कुछ समय के लिए ही होगा। अब ये करीब 7 साल के बाद रेगुलेशन में फिर से थोड़ा सा चेंज करने की तैयारी सेबी कर चुकी है। राकेश जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे सर। अब देख रहे हैं कि देखिए बाजार में ना सिर्फ स्थिरता ही है बल्कि बाजार में एक उत्साह का माहौल भी हम देख रहे हैं, और ऐसे समय में निश्चित तौर पर फिर वो सेक्टर पिकिंग, स्टॉक पिकिंग की तरफ लोग थोड़ा ना ज्यादा फोकस करके चलते हैं। आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स यहाँ से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं जहां पर ग्रोथ अच्छी हो? और दूसरी चीज कि क्या जो परंपरागत हमारे जो सेक्टर्स हैं, क्या उनसे थोड़ा हट के कुछ और सोचने की जरूरत है जहां पर आम आदमी की नजर नहीं जा रही हो, आप जहां पर अच्छे से स्टडी करके कुछ बढ़िया सजेस्ट कर रहे हो? देखिए, मेरे ख्याल से लास्ट करीब 1.5 साल से हम लोग डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे पॉजिटिव है, और उसका बड़ा बेनिफिट हमको ऑलरेडी दिखने को मिल रहा है, बिकॉज जो 2-3 सरकार ने और आरबीआई ने जो स्टेप्स लिए हैं पिछले कुछ 8-10 महीने में, उसका बड़ा जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स को दिख रहा है। तो उसमें हम अभी भी बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज वहां पे ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। कंजम्पशन थोड़ा कुछ समय के लिए इम्पैक्टेड था, बट हायर डिस्पोजेबल इनकम, लोअर इंटरेस्ट रेट, हायर क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ये सबका बेनिफिट उस सेक्टर में पर्टिकुलरली दिखेगा। दूसरा, मैंने जैसे शुरू में बताया, जो एनबीएफसी या लेंडिंग स्पेस है, बैंक्स है, ये इफेक्टिवली लोअर क्रेडिट ग्रोथ और लोअर निम्स, इनकी वजह से उनका अर्निंग ग्रोथ इम्पैक्टेड था।
बट जैसे अब हम थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स देख रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ विल कम बैक, जो मैंने आपको बताया कंजम्पशन की वजह से या हायर प्राइवेट केपेक्स की वजह से। और जो निम है वो डिप्रेस होने के बाद में अब इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड जो है उसका बेनिफिट धीरे धीरे निम में दिखेगा, और जो ऑपरेटिंग लिवरेज है उसका बेनिफिट हमको ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ में दिखेगा। तो बैंकिंग सेक्टर है जिसमें हम अभी भी काफी पॉजिटिव हैं। मेरे ख्याल से जो एक सेक्टर है जिसको मार्केट काफी टाइम से इग्नोर कर रहा है वो एक्चुअली है केमिकल्स एंड फार्मा, जहां पर बिकॉज आइदर ग्लोबल अनसर्टेनिटी को लेके, यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटी को लेके ये सेक्टर थोड़ा इम्पेक्टेड रहा है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ही हम यूएस ट्रेड डील का एक फाइनलाइजेशन देखेंगे, और जो ओवरऑल हायर एग्री केमिकल्स जो इन्वेंट्री है वो डीस्टॉकिंग हो गया है ग्लोबली, तो उसकी वजह से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है उनको अब नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिमांड दिखेगा। और चाइना फर्स्ट वन स्ट्रेटेजी जो है वो फार्मा, सीडीएमओ, सीआरडीएमओ स्पेस के अंदर, उसका एक बेनिफिट इंडिया को देखने को मिलेगा। तो ये एक स्पेस है जहां पर हमको थोड़ा पॉजिटिव दिखता है फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इसमें हो सकता है अगले 1-2 क्वार्टर में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, बट अगर आप 3-5 साल का व्यू लेंगे तो इस स्पेस में बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी भी बचा है इंडिया में। ये स्पेस जो है, स्पेशली सीआरडीएमओ स्पेस, ये 15 से 20% सीएजीआर से ग्रो कर सकता है वेरी इजी। बिल्कुल। राकेश सर, हम स्पेसिफिकली सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्या अगले 5 साल में मार्केट का जो मेन इंजन है उसमें फाइनेंशियल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होंगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लेड कैपेक्स है, पीएलआई है, मेक इन इंडिया जैसे रिफॉर्म्स को अगर देखें तो क्या ये थीम्स सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन आगे जाकर कर पाएंगी? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तृप्ति जी, करीब फाइनेंशियल जो है वो ऑलमोस्ट 30% प्लस ऑफ द मार्केट है। तो मार्केट का बड़ा एक जो इम्पैक्ट आएगा रिटर्न में वो फाइनेंशियल्स की वजह से आएगा। और जैसे मैं अभी बता रहा था कि पिछले कुछ 1-2 साल से ये स्पेस जो है ये थोड़ा सा इम्पैक्टेड रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। बट एज यू मूव फॉरवर्ड, अगर हम देखेंगे तो जो क्रेडिट ग्रोथ है वो करीब 12-13% अगर नॉर्मलाइज लेवल पे आ जाएगी, और निम्स जो है वो यहाँ से जो डिप्रेस्ड है वहां से इंप्रूवमेंट आएंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज का बेनिफिट मिलेगा, तो ये स्पेस जो है इसमें अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल हमको 15 से 17% के करीब का दिखता है ओवर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। तो दिस विल बिकम वन ऑफ द फैक्टर्स। और जैसा आपने बिल्कुल सही बताया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर न सिर्फ सरकार का बहुत बड़ा फोकस है, बिकॉज पीएलआई है या जो भी उन्होंने नई जो इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह निकाल रहे हैं, बट जो कंजम्पशन को जो बूस्ट दिया है मेरे ख्याल से उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमारी एग्जिस्टिंग यूटिलाइजेशन को मिलेगा। बिकॉज अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो प्राइवेट केपेक्स जो है वो काफी लो रहा है, बिकॉज ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ इतना सिस्टम में नहीं आया था, डिमांड थोड़ा डिप्रेस था, और जितना भी कैश फ्लोज कंपनीज बना रही थी तो ज्यादातर डिलीवरेज करने में लगी थी। मगर मेरे ख्याल से बैलेंस शीट सबकी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ से डिमांड का हमको एक बड़ा पोटेंशियल दिखता है इम्प्रूवमेंट का। तो यहाँ पर इंक्रीमेंटली प्राइवेट केपेक्स जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, और जैसा मैं आपको बोल रहा था सीआरडीएमओ जो स्पेस है दैट ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर ग्लोबल कंपनीज इन जनरल। तो ये स्पेस में इंडिया बीइंग वन ऑफ द लार्ज मार्केट्स फॉर मेनी थिंग्स एंड द पोटेंशियल फॉर इंडिया कि हम नई नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी खड़े करते जाएं और देन इवेंचुअली हम एक्सपोर्ट मार्केट को भी एक्सप्लोर करें, काफी बड़ा है। और सरकार का राइट फोकस है इसके ऊपर। तो ये एक स्पेस है जहां एटलीस्ट अगले 3-5 साल हमको काफी पॉजिटिव विजिबिलिटी दिखती है। एंड आई एग्री विद यू तृप्ति जी, दो सेक्टर जो है ये की ड्राइवर हो सकते हैं। बिल्कुल। राकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास सेगमेंट में जुड़ने के लिए और मार्केट समेत तमाम सेक्टर्स पर अपना व्यू देने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए शुक्रिया सर। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाज़त। अगला शो मिड कैप मसाला।